हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स यानी इंट्रोडक्शन टू फ्यूल्स जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका था। आज हम पूरा उसका ओवरऑल हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि पूरे के पूरे चैप्टर में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है क्रूड ऑयल का, किस तरीके से उसमें ड्रिलिंग किया जाता है, रिकवर किया जाता है, उसके बाद उसको डिस्टिलेट किया जाता है यानी ट्रांसपोर्ट, डिस्टिलेशन के बाद किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें कौन से प्रोसेस की जाती है, सभी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे डीपली। सो आप सभी का स्वागत है इन द वर्ल्ड ऑफ पेट्रोलियम। डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, सबसे पहले हम फ्यूल की डेफिनेशन समझते हैं। फ्यूल इज एनी मटेरियल दैट कैन बी मेड टू react with other substance so that it releases energy, so that at the heat energy or to be used for work. That means सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो फ्यूल एक ऐसी चीज़ है कि जो खुद बर्न होके हीट एनर्जी को रिलीज करती है, या तो केमिकल एनर्जी या एनी काइंड ऑफ। तो केमिकल एनर्जी में से वो कौन से एनर्जी में कन्वर्जन होता है, उसका हीट एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ऑरिजिन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो कोई फ्यूल का जो ओरिजिन है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई जब से क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई तभी से, जबकि फ्यूल का जो ओरिजिन है वो तो होमो इरेक्टस, जिस तरीके से आज की जो इंसानों की जो प्रजाति है जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, उसी तरह से आज से लाखों साल पहले जो मनुष्य है उनकी एक प्रजाति हुआ करती थी आदिमानव के बाद, जिसको हम होमो इरेक्टस कहते हैं, जो हम यहाँ पे पिक्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से। तो ये जो पिक है उसमें हमको पता चल रहा है कि होमो इरेक्टस है वो क्या कर रहा है, तो कि वुड यानी लकड़ी, जो लकड़ी है उसको एक दूसरी लकड़ी के ऊपर रोटेट कर रहा है, घिस रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे हीट क्रिएट हो रही है और उसमें से आग जल रही है। तो कि वुड इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट फ्यूल यूज्ड बाय ह्यूमन, कि इंसानों द्वारा यूज़ किया गया पहला फ्यूल कौन सा है? वुड है। टाइप्स ऑफ फ्यूल, कौन से फ्यूल्स हैं? सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल जिसके अंदर हम जानते हैं वुड, कॉल, पीट एंड डंग, ठीक है, लकड़ियाँ है, कॉल है, पीट है, ये सब कोयले के टाइप्स है। और सेकेंडरी फ्यूल्स के अंदर हम देखें तो कॉक एंड चारकोल जो हम प्रोसेस करके थोड़ा डेवलप करते हैं। लिक्विड फ्यूल्स जिसके अंदर हम पेट्रोल है लेकिन हम प्रोसेस करके उसमें से क्या निकालते हैं? डीजल, गैसोलीन, केरोसिन, एलपीजी, कॉल, नेफ्था, इथेनॉल। उसी तरीके से गैसियस फ्यूल में भी हमको पता है कि जो नेचुरल गैसेस बाहर निकलते हैं, मीथेन, प्रोपेन, उस तरीके से, ठीक है। कॉल गैस है, वाटर गैस है। आगे बढ़ते हैं हम। सॉलिड फ्यूल, यहाँ पे हम सॉलिड फ्यूल देख सकते हैं, एक जगह पे वुड का बर्निंग हो रहा है, एक जगह पे कॉल का बर्निंग हो रहा है, ये दोनों सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल, यहाँ पे लोकोमोटिव है WDP-4, ये जो है लोकोमोटिव वो जो बायोडीजल से ऑपरेट हो रहा है। हमारे यहाँ पे जितने भी लोकोमोटिव्स थे पहले डीजल से ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन अब जो हमारे लोकोमोटिव्स है वो बायोडीजल से ऑपरेट हो रहे हैं। ये भी एक लिक्विड फ्यूल है। बाद में गैसियस फ्यूल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो गैसियस फ्यूल में यूज़ हो रहा है, पहले तो CNG, LPG और अभी भी हमारे इंडिया में CNG और उससे यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बस है वो प्रोपेन से ऑपरेट हो रही है, C3H8। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल यानी जेट्रोफा प्लांट में से हम जो बायोडीजल निकालते हैं वो। तो जेट्रोफा प्लांट से हम जो बायोडीजल निकालते हैं उसमें क्या होता है कि हम लेफ्ट साइड से देखें तो यहाँ पे सन है, ऊपर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है प्लांट के अंदर, और उसमें से जो उसके सीड्स होते हैं उसको जब हम एक्सक्रेशन करते हैं, जिस तरीके से लिंटसीड ऑयल और वो सब होते हैं, उसी तरीके से इसकी जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें से क्रूड ऑयल निकलता है। क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल जो भी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्रूड वेजिटेबल ऑयल है क्योंकि हमको कहाँ से मिला है? प्लांट में से मिला हुआ। उसको जब हम रिफाइन करते हैं और उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? अल्कोहल। जब हम अल्कोहल ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? बायोडीजल बन जाता है। वो क्या बन जाता है?
बायोडीजल बन जाता है और बायोडीजल से हम व्हीकल्स को ऑपरेट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल, अब हम क्रूड ऑयल के बारे में स्टडी करेंगे। क्रूड ऑयल, जस्ट फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, कि क्रूड ऑयल वैसे तो 3 टाइप के होते हैं जब ज़मीन में से निकाला जाता है। एक पूरा का पूरा ब्लैक कलर का होता है, एक ब्राउन कलर का होता है और एक वाइट कलर जैसा होता है। जो ब्लैक कलर का होता है जिसको, जो क्रूड ऑयल होता है जिसको आसफाल्ट क्रूड ऑयल बोलते हैं। आसफाल्ट बेस यानी कि जिसके अंदर कोयले का प्रमाण ज़्यादा रहता है। दूसरा होता है पैराफिन बेस। पैराफिन यानी कि जिसके अंदर नेफ्था और केरोसिन तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसको हम वाइट क्रूड ऑयल यानी कि पैराफिन क्रूड ऑयल बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसको मिक्स, यानी कि जो कलर ब्राउन कलर का होता है जिसके अंदर हमको सभी कंटेंट्स इक्वालिटी में मिलते हैं। क्रूड ऑयल कम्स फ्रॉम, क्रूड ऑयल हमको कहाँ से मिलता है? तो ज़मीन के अंदर जो क्रूड ऑयल है वो कोई ऐसे तो आया नहीं है। ज़मीन के अंदर जो भी क्रूड ऑयल है वो आज से करोड़ों साल पहले जो भी डायनासोर हुआ करते थे, जितने भी लिविंग ऑर्गन्स थे और प्लांट्स और वो सब, वो जब ज़मीन में डट गए और उसके अंदर से बहुत सारी अंदर ज़मीन के अंदर प्रोसेस हुई डिकम्पोजिशन, और वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें से क्रूड ऑयल डेवलप हुआ। सर्चिंग ऑफ क्रूड ऑयल सबसे पहली प्रोसेस है। क्रूड ऑयल को सर्च करने के लिए कौन सी प्रोसेस है? तो यहाँ पे हम देखें तो क्रूड ऑयल को सर्च करने की हमने 4 प्रोसेस अभी तक पढ़ी हुई है, और वो चारों प्रोसेस है यहाँ पे जियोफिजिकल मेथड, मैग्नेटिक मेथड, जियोसिस्मिक मेथड एंड ग्रेविटेशनल मेथड। जियोफिजिकल मेथड, यहाँ पे पिक्स के जरिए आपको पता चल रहा है कि एक जो है वो सेस्मिक सोर्स है। यहाँ पे 2 ट्रक दिए हुए हैं, एक सेस्मिक सोर्स होता है यानी कि वो ट्रांसमिटिंग सोर्स होता है, और दूसरा जो ट्रक होता है वो रिसीविंग सोर्स होता है जिसको हम जियोफोन्स बोलते हैं। और वहाँ से वो क्या करते हैं तो कि साउंड वेव ज़मीन के अंदर पास करते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर साउंड वेव पास होते हैं, वो अंदर जहाँ पे भी क्रूड ऑयल होगा या तो पानी होगा, वहाँ से वो टकरा के कहाँ आएगा? वापस आएगा। और वो कितने टाइम में वापस आया उसको क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है, और उससे हमको पता चलता है कि ज़मीन के अंदर क्रूड ऑयल कहाँ है। मैग्नेटिक मेथड, मैग्नेटिक मेथड के अंदर ज़मीन के अंदर यानी कि पृथ्वी के दोनों जो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ, पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो उसके हिसाब से ज़मीन के अंदर भी हर एक जगह मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग रहता है। उसके हिसाब से हम LRZ फॉर्मेशन के अंदर उसको सर्च कर सकते हैं। ये सब के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है और ये सबके लिए मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं, सिर्फ अभी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, यानी कि अब आपको बता रहे हैं कि ये आपने सीखा हुआ है। जियोसेस्मिक मेथड, जियोसेस्मिक मेथड में भी एक ट्रांसमीटर ट्रक होता है, और वो जो ट्रांसमीटर ट्रक होता है और उसके ऊपर जियोफोन्स लगाए हुए होते हैं उसके आसपास। ट्रांसमीटर ट्रक्स जो होता है वो क्या करता है तो कि अंदर अर्थक्वेक जैसा डायनामाइट का धड़ाका करके अर्थक्वेक जैसी क्रिएट करता है, और उसमें से जो अर्थक्वेक क्रिएट होता है उसमें से PQRS और Z वेव्स डेवलप होते हैं। जो भी वेव्स डेवलप होते हैं वो वेव्स वापस जहाँ पे क्रूड ऑयल है वहाँ से टकरा के वापस ऊपर आते हैं, और जियोफोन्स में कैलकुलेशन दिखाते हैं कि इतनी डेप्थ के वहाँ क्रूड ऑयल होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ग्रेविटेशनल मेथड, ये ग्रेविमीटर है यहाँ पे जो आप देख रहे हो। ग्रेविमीटर ये दिखाता है कि पृथ्वी के हर एक, हम जानते हैं कि हर एक जगह पे जिस तरीके से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है तो कि 9.81, लेकिन हर एक जगह पे तो ये कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो पृथ्वी के हर एक जगह पे उसका जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो डिफरेंट रहता है, और उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेविमीटर जो होता है, जहाँ पे भी ग्रेविटी का बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा हमको, तो हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं या तो हम कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं कि वहाँ पे क्रूड ऑयल हो सकता है। अब हम बढ़ते आगे, हम इन्वेस्टिगेट कर लिया है कि हमको पता चल गया है कि क्रूड ऑयल कहाँ है। अब हम ड्रिलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसको हम डोंकी वेल बोलते हैं या तो ऑयल वेल बोलते हैं। इसके फाउंडर कौन है? एडविन एल ड्रेक। ये साइंटिस्ट है। उस टाइम पे किस तरीके से ड्रिलिंग किया जाता था आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑन ड्यूटी मैन है
जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये अभी की मॉडर्नाइज सिस्टम में किस तरीके से कितने मशीन्स के ज़रिए यूज़ किया जाता है, पहले के टाइम पे किस तरीके से यूज़ किया जाता था। ठीक है, और ये आज का टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। ड्रिलिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जैसे जैसे ज़मीन के अंदर ड्रिल करता है तो सबसे पहले हमको एक फ्रेश वाटर एक्वीफायर यानी कि पानी का एक लेयर हमको मिलता है, तो जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ से जितने भी लूज़ रॉक्स है, रॉक्स यानी खड़क, जितने भी लूज़ पत्थर हैं और सेडिमेंट्स यानी आसपास जितना भी कीचड़ है उसको क्या करना पड़ता है, हमें दूर करना पड़ता है। वो जब दूर हो जाता है उसके बाद हम एक स्टील पाइप जो है उसको हम केसिंग की तरीके से हम अंदर एंटर करते हैं, कि जो क्या करता है कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भूगर्भ जल जो है वो जो हमने ड्रिल किया है उसके अंदर एंटर ना हो जाए, जिसके लिए। और दूसरा कि ये जो केसिंग है वो फाउंडेशन की तरीके से यूज़ होता है कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और जो अंदर का जो पानी है यानी कि भूगर्भ जल का जो पानी है वो वापस उस ड्रिल को भर ना दे या तो तोड़ ना दे। अब उसके अंदर जो भी केसिंग किया है हमने और उसके अंदर जो हमने पाइप उतारी उसके आसपास हम सीमेंट एंटर करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा केस जो है वो हार्डन हो जाएगा और एक सील हो जाएगा, और अब फ्रेश वाटर अंदर आ नहीं पाएगा। और अब ड्रिलिंग प्रोसेस और अंदर डीप तक की जाती है, और वो अब ड्रिलिंग प्रोसेस कंटिन्यूस 6000 फीट तक की जाती है, और वो 1828 मीटर ऊंचाई तक उसको किया जाता है, यानी कि 6000 फीट तक। जैसे ही 6000 फीट की ऊंचाई आती है उसके बाद गहराई के बाद उसको 10,000 मोर फीट यानी 10,000 से भी ज़्यादा फीट यानी कि 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, तब तक उसको हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग किया जाता है उसका। और बाद में जैसे ही हमको सभी जगह से उसकी लेंथ हमको अचीव यानी मिल जाती है, उसके बाद हम प्रोडक्शन केसिंग करके अंदर एक पाइप उतारते हैं और वो पाइप के ज़रिए हम क्रूड ऑयल बाहर निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोसेस। अब क्रूड ऑयल किस तरीके से बाहर निकलता है उसका हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे यहाँ पे। वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि क्रूड ऑयल को किस तरीके से ज़मीन में से निकाला जाता है, यानी कि यहाँ पे स्टिमुलेशन ऑफ क्रूड ऑयल यानी कि ज़मीन में से किस तरीके से क्रूड ऑयल को निकालना है। स्टिमुलेट यानी रिकवर करना, ड्रिलिंग कर दिया है, रिकवर करना है हमको, अब ड्रिल कर दिया, अब हमको क्रूड ऑयल को बाहर निकालना है। सबसे पहली प्रोसेस थी इन्वेस्टिगेट, हमने खोजा। दूसरी प्रोसेस ड्रिल किया। तीसरी प्रोसेस है क्रूड ऑयल को बाहर निकालना है, इसलिए डोंकी पंप का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम क्रूड ऑयल देख सकते हैं। आप जो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल देख रहे हो वो आसफाल्ट बेस्ड क्रूड ऑयल है, जिसको हम डोंकी पंप कहते हैं। ये यहाँ पे ऑयल वेल या तो डोंकी पंप। स्टिमुलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, अब आपने पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में और अब फिर से समझते हैं। इसके अंदर 2 पाइप्स होती है, 2 ड्रिलिंग किया जाता है। एक जो होता है हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर की पाइप है जहाँ पे लिखा हुआ है इंजेक्टर वेल, और दूसरा है प्रोड्यूसर वेल। इंजेक्टर यानी क्या है, वो जो ज़मीन के अंदर या तो गैसियस इंजेक्शन करेगा या तो लिक्विड इंजेक्शन, या तो हॉट वाटर, स्टीम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका इंजेक्शन करेगा। जैसे ही वो अंदर जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग है, बाद में हॉरिजॉन्टल यानी टेढ़ा ड्रिलिंग किया हुआ है। ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उसके अंदर जैसे ही ये इंजेक्टर में से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या तो फिर हॉट स्टीम या वेपर या तो हॉट वाटर उसको इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के ऊपर क्या आता है, प्रेशर आता है, और वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर वेल के ज़रिए ऊपर आ जाता है। टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन, यहाँ पे आपको स्टिमुलेशन के टाइप्स दिखाए हुए हैं कि थर्मल, गैस इंजेक्शन एंड केमिकल्स, जिसके बारे में हमने आगे के लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। स्टीम इंजेक्शन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये स्टीम इंजेक्ट करता है, और यहाँ जो डोंकी पंप है वो क्या करता है, क्रूड ऑयल को बाहर निकलता है। यहाँ से स्टीम को अंदर डाली जाती है राइट साइड के बोर से, और लेफ्ट साइड के बोर से हम क्रूड ऑयल को बाहर निकालता है। यहाँ पे आप एक्वीफायर लेयर देख सकते हो कि एक्वीफायर यानी क्या, यहाँ पे सीलेंट किया हुआ है, जहाँ पे ये ब्लू कलर जो है वो वाटर है, जिसलिए इस यहाँ पे स्टील रोड से इसको लेयरिंग किया हुआ है कि जिसकी वजह से
जो वाटर जो है वो अंदर एंटर ना हो जाए। हॉट वाटर इंजेक्शन, यहाँ पे जो हॉट वाटर होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि पहले स्टीम को ही एंटर किया जाता है, लेकिन स्टीम अंदर आते आते थोड़ी ठंडी कंडेंस होती है, जिसकी वजह से वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और हॉट वाटर क्रूड ऑयल के साथ मिक्स होकर बाहर आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल बाहर आ रहा है उसके अंदर हॉट वाटर भी थोड़ी मात्रा में मिक्स होता है। यहाँ पे CO2 इंजेक्शन देख सकते हो, सभी में एक ही प्रोसेस एक जैसी, सिर्फ क्या हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है कि सबसे पहले में स्टीम थी, दूसरे में हॉट वाटर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट कर रहे हैं और ऊपर से यहाँ से क्रूड ऑयल बाहर आ रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन इंजेक्शन है, इसमें भी लेफ्ट साइड से नाइट्रोजन को डाल रहे हैं और राइट साइड से हम क्रूड ऑयल को बाहर निकाल रहे हैं। वेल स्टिमुलेशन किस तरीके से करते हैं कि फ्लूइड इज इंजेक्टेड इनटू द अर्थ फ्रॉम द नियरर टू द मेन होल रिग। ये हम वीडियो में जैसे हमने देखा था यहाँ पे, उसी तरीके से बाजू में ही एक मेन होल रिग होती है और दूसरा इंजेक्टेड रिग होती है जहाँ से इंजेक्ट किया जाता है, और बाजू में क्रूड ऑयल रिग होती है जहाँ से उसको क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है। ऑयल रिग्स टू स्टोरेज सेंटर, हमने ऑयल को बाहर तो निकाल दिया, अब ऑयल से यहाँ पे आप स्टोरेज सेंटर देख रहे हो कि क्रूड ऑयल जो है उसको कहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी, यानी कि वहाँ पे कैसे लिया जाता है, तो उसको पाइप के ज़रिए भी लिया जा सकता है। दूसरी बात है जो क्रूड ऑयल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो, और दूसरी बात कि अगर हमको इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट करना है तो मरीन के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और कंट्री में ही ट्रांसपोर्ट करना है तो हम लोकोमोटिव्स या तो ऑटोमोबाइल के ज़रिए हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, टैंकर बॉडी के ज़रिए। आप देख सकते हो यहाँ पे पाइप के ज़रिए हो रहा है, मरीन के ज़रिए हो रहा है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, और ये डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब जो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट हो चुका है, अब लेकिन अब उसका हमको डिस्टिलेशन करना है, शुद्धिकरण करना है, किस तरीके से इसको डिस्टिलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर है, ये डिस्टिलेशन टावर किस तरीके से काम करता है ये हमको समझना है अब। तो यहाँ पे हमको सबसे ऊपर की तरफ गैस मिलते हैं, उसके बाद गैसोलीन, नैप्था, केरोसिन, डीजल, हैवी ऑयल, और नीचे की तरफ से हमको आसफाल्ट मिलता है। डिस्टिलेशन टावर जिसकी हाइट 30 से 60 मीटर की होती है और उसकी जो चौड़ाई है यानी कि डायमीटर जो है वो 3 मीटर का होता है। डिस्टिलेशन टावर जिसके अंदर हर एक अलग अलग टेम्परेचर पे हर एक अलग अलग फ्यूल को कंडेंस किया जाता है, और गैसेस जो होते हैं वो सबसे टॉप में से बाहर निकलते हैं, लिक्विड्स मिडल ऑफ द कॉलम में से बाहर निकलते हैं, और सॉलिड जो होते हैं वो सबसे बॉटम ऑफ द कॉलम में से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे डिस्टिलेशन टावर देख रहे हो आप कि यहाँ पे रिफाइनरी गैस जो 20 डिग्री पे बाहर निकल रहा है, पेट्रोल 30 डिग्री पे बाहर निकल रहा है, नेप्था 110 डिग्री पे बाहर निकल रहा है, केरोसिन 180 डिग्री पे बाहर निकल रहा है, डीजल 260 डिग्री पे बाहर निकल रहा है, लुब्रिकेटिंग ऑयल 280 डिग्री पे बाहर निकल रहा है, फ्यूल ऑयल 300, और रेसिड्यू जो हाईएस्ट डिग्री 340 डिग्री पे बाहर निकल रहा है। सबसे पहले यहाँ से क्रूड ऑयल आ रहा है जो हम ट्रांसपोर्ट करके लाए, वो सबसे पहले कहाँ आया, बॉयलर में गया। बॉयलर में उसका हाई टेम्परेचर की होने की वजह से यहाँ पे डिस्टिलेशन टावर में जैसे आएगा वैसे वो सेपरेट होता रहेगा। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे उसके यूजेस दिखाए हुए हैं कि रिफाइनरी गैस है वो फ्यूल के तरीके से यूज़ होता है हाउस होल्ड में, फिर पेट्रोल ऑटोमोबाइल में, नेप्था जो है वो केमिकल्स बनाने में यूज़ होता है, केरोसिन जो है वो जेट प्लेन और उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है, और हाउस होल्ड में, डीजल जो है वो ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री, फ्यूल ऑयल ओनली इंडस्ट्रीज एंड मरीन शिप्स, और रेसिड्यू जो है वो रोड बनाने में। इसका हम वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से वो पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है। वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरीके से हो रहा है और उसके जो ट्रीटिंग प्रोसेस और एडिटिव्स प्रोसेस भी क्या है वो भी हम समझेंगे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूजेस हमने देख लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टिलेशन प्लांट ब्लेंडिंग कि जिसके अंदर हम रिफॉर्मिंग प्रोसेस, यहाँ पे देख सकते हो आप रिफॉर्मर लिखा हुआ है। रिफॉर्मर क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो भी शेप है, जिस तरीके से 10 मार्बल है, 10 मार्बल से हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं और 10 मार्बल से हम स्क्वायर भी बना सकते हैं। 10 मार्बल जितने भी मार्बल्स है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी, तो उस तरीके से जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो एक पर्टिकुलर शेप में होते हैं जिसको हम एरोमेटिक शेप बोलते हैं।
वो एरोमेटिक शेप में बॉन्डिंग टूट जाते हैं और वो बॉन्डिंग टूटने की वजह से वो एक नया शेप क्रिएट करता है। वो कैसे, वो आपने वीडियो में देखा। फिर यहाँ पे क्रैकिंग यूनिट है। क्रैकिंग यूनिट में क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पूरी सिस्टम है जो आपने वीडियो में देखी किस तरीके से क्या हो रहा है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो हमने वीडियो में देखा वही है पूरा, कि रिएक्टर, फ्रैक्शनेटर क्या है और पार्ट, और किस तरीके से यहाँ पे उसकी क्रैकिंग प्रोसेस की जाती है, किस तरीके से रिफॉर्मिंग प्रोसेस की जाती है और ब्लेंडिंग प्रोसेस की जाती है। यहाँ पे जो हमने बताया था अभी जो वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ पे जो आप देख रहे हो ऑक्टेन C8H18 कि जो ऑक्टेन यानी पेट्रोल यानी कि गैसोलीन, उसका केमिकल फॉर्मेशन बताया हुआ है कि वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है उसको जब हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो वो क्रैकिंग के अंदर इसके कार्बन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हम इसको आइसो में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो चेन होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे लैब के अंदर किस तरीके से क्रैकिंग किया जाता है वो बताया हुआ है कि जिसके अंदर पोर्सिलिन के टुकड़े और मिनरल वूल, या तो आप केरोसिन लेके भी इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर सकते हो। जब इसको हम हीट देते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, पोर्सिलिन के टुकड़े के ऊपर से ये जो कॉल है, जिसकी जो हीट है, जिसकी जो वेपर है वो वहाँ से पास होगी और सामने की तरफ बिहाइव सेल्फ, जो भी टेस्ट ट्यूब होती है जिसको उल्टी रखी जाती है तो उसको हम बिहाइव सेल्फ बोलते हैं। उसके अंदर आप पानी में से ऊपर की तरफ देखो तो आपको प्रोडक्ट गैस मिलता है, जिसको या तो वो कंबस्टिबल गैस है जिसको हम हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, या तो एनी काइंड ऑफ कंबस्टिबल गैस जिसको हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। थैंक यू।